हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर जो कि वार्षिकांक है और ये क्विज फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं। फरवरी 2024 उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ द्वारा किया गया। पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1) ओ के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो इसका तो क्या हो करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सिर्फ ये केवल 2 हो जाएगा बी। तब उसके बारे में देखते हैं। चलिए, उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को संवैधानिक घोषित किया। घोषणा की तिथि कब थी? तो ये थी 15 फरवरी 2024 को। घोषणा किया गया मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ द्वारा। पीठ में शामिल न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश हो गए डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। पीठ की घोषणा। चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। 15 दिन की वैधता वाले बिना भुनाए गए चुनावी बांडों को राजनीतिक दल खरीदारों को वापस करेंगे। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना होगा। एसबीआई से विवरण मिलने के बाद चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक सूचना को सार्वजनिक करना होगा। पीठ ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून में किए गए संशोधन को भी निरस्त कर दिया। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों की वर्ष 2017 से लेकर 18 से लेकर 22 और 23 तक की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस अवधि में भाजपा को सर्वाधिक 6 करोड़ 65 इतना करोड़ रुपये कांग्रेस और इतना करोड़ रुपये तृणमूल कांग्रेस को और इतना करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त विधेयक के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस योजना
को अधिसूचित किया गया। इस योजना के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कॉमन कॉज एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सीपीएम और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिकाएं डाली थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय नागरिक एवं कंपनियां भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के गुणांक के रूप में बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है, जिसे राजनीतिक दलों द्वारा 15 दिन के अंदर भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये किसको नहीं सम्मानित किया गया है? तो ये CNR राव को। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव, MS स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? तो समस्तीपुर के पितौजिया अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव जीते कब जीते थे? तो ये 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे एक बार मार्च 1967 जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। कब रहे? तो दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक। उसके बाद जून 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक। इनकी मृत्यु हो गई कब? तो ये 17 फरवरी 1988 में। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 49वें व्यक्ति होंगे। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कर्पूरी ठाकुर को भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए 26 माह की जेल हुई। वह प्रारंभ में अपने गांव में एक शिक्षक के रूप में काम किए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने से पहले कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। शिक्षा मंत्री के रूप में वे मैट्रिक और अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटवा दिया। वह राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए जब मुख्यमंत्री बने वो। तो मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण की शुरुआत किए।
26% का शुरुआत इन्होंने ही किया था। 5 एकड़ से कम जोत पर 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी। जिन खेतों से किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था, उन खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी गई। कर्पूरी ठाकुर ने उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम भी किया। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1902 में हुआ था, हाजीपुर के मेरठ में। इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 मई 1987 में। संबंधित पार्टी, ये कौन पार्टी से थे? ये जनता पार्टी से थे। प्रधानमंत्री रहे थे ये, कब रहे थे? तो वर्ष 1979 से लेकर 1980 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे ये 1967 से लेकर 1968 तक। केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे 1977 से लेकर 1978 तक। केंद्रीय वित्त मंत्री रहे थे जनवरी 97 से लेकर जनवरी 1979 से लेकर जुलाई 1979 तक रहे थे। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ही मनाई जाती है किसान दिवस। पामूला पार्थी बैंकट पीवी नरसिम्हा राव। अब देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। पामूला पार्थी बैंकट पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 28 जून 1921 में वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। मृत्यु हुई थी उनकी, कब हुए थे? 23 दिसंबर 2004 में। 2004 में पीवी नरसिम्हा किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। प्रधानमंत्री रहे थे कब? 1951 से लेकर 1996 तक। रक्षा मंत्री रहे थे 1984 से सितंबर 1985 एवं मार्च 1993 से मई 1996 तक। विदेश मंत्री रहे थे ये, कब रहे थे? तो 1980 से लेकर 84 में रहे हैं, फिर 1988 से लेकर 89 तक रहे हैं, उसके बाद 1992 से लेकर 94 तक रहे। गृह मंत्री रहे थे जुलाई 1984 से दिसंबर 1984 तक, और मार्च 1986 से मई 1986 तक रहे थे। मनकोम्बू शंबा सीबन एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को हुआ था, तंजपुर तमिलनाडु में। इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2023 को। राज्यसभा के सदस्य रहे थे 2007 से लेकर 2013 तक। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते थे। प्रदत्त पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब मिला था इनको? तो 1961 में मिला था। रेमन मैग्नेशियस पुरस्कार मिला था 1971 में मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला था 1986 में मिला था। और पद्मश्री
पद्मश्री मिला था 1967 में, और पद्म भूषण मिला था इनको मिला था 1972 में, और पद्म विभूषण मिला था 1986 में। अब देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इनका जन्म स्थान हुआ था कराची, पाकिस्तान में। आरएसएस से जुड़े वर्ष 1942 में स्वयंसेवक के रूप में विभाजन के दौरान भारत आए थे। ये कब आए थे लाल कृष्ण आडवाणी? तो ये विभाजन के दौरान जो है ना भारत आए थे, और 12 सितंबर 1947 से मतलब यहीं रह गए। लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ दिल्ली इकाई के अध्यक्ष थे। और कब थे? तो ये 1970 से लेकर 1972 में रहे थे। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 1973 से लेकर 1977 तक। राज्यसभा के सदस्य रहे थे 4 बार, 1970 से लेकर 1989 तक। लोकसभा सदस्य रहे थे 7 बार। दिल्ली से पहली बार 1987 में एवं 1991 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में, 2009 में, और 2014 में गुजरात के गांधीनगर सीट से उप प्रधानमंत्री रहे थे 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। गृह मंत्री रहे थे 1999 से लेकर 2004 तक। सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे 1977 से लेकर 1979 तक। मोरारजी देसाई की सरकार में रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे 1986 से लेकर 90 तक, और 1993 से लेकर 98 और 2004 से लेकर 5 तक। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको 2015 में। रथ यात्रा निकाली गई 5 सितंबर को 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बिहार के समस्तीपुर में 26 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के समस्तीपुर में 26 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न इसका स्थापना 2 जनवरी 1954 को। भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति किनको मिला है? भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति 1954 में किनको मिला है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला है। उसके बाद 1955 में 1955 में मिला है किसको? डॉक्टर भगवान दास को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर मोक्ष गुडम विश्वेश्वरैया को। उसके 1957 में मिला है गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में मिला है गोविंद बल्लभ पंत को। उसके बाद 1958 में मिला है किसको? तो धोदो केशव कर्वे। और 1961 में मिला है पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र रॉय को मिला था। उसके बाद 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को और डॉक्टर पांडुरंग वामन कानू को।
1966 में मिला है। लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था और 1975 में बीबी गिरी को और 1976 में मिला है किसको, के कामराज, इनको भी मिला था मरणोपरांत। उसके बाद 1980 में मिला था मदर टेरेसा को मिला। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को, जिसको भी मरणोपरांत मिला था। उसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला। 1988 में MG रामचंद्र मरणोपरांत इनको भी मिला था। और 1990 में मिला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था, इनको भी मरणोपरांत मिला था। नेल्सन मंडेला, एक मिनट, 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत मिला था। और उसके बाद मोरारजी देसाई को भी मरणोपरांत ही मिला था। 1992 में सत्यजीत रे, JRD टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत मिला था। उसके बाद 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अरुणा आशफ अली और गुलजारी लाल को मिला था, गुलजारी लाल नंदा को मिला था। उसके बाद 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी श्री सुब्रमण्यम को मिला था। उसके बाद 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत प्रो अमर्त्य सेन, गोपालनाथ बारदोलोई मरणोपरांत पंडित रविशंकर। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। 2014 में मिला था पंडित PCNR राव, सचिन तेंदुलकर को मिला था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय को मिला था मरणोपरांत। 2019 में मिला था प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका को मरणोपरांत, और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो लोगों को जाति, लिंग, पद या व्यवसाय के भेदभाव के बिना किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है तथा यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्या है? फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक UCC पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपको उत्तराखंड बना है। समान नागरिकता संहिता विधेयक पास करने वाला पहला राज्य, संबंधित राज्य हो गया आपको उत्तराखंड हो गया। विधेयक का नाम हो गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड।
उत्तराखंड 2024 विधेयक। विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया 6 फरवरी 2024 को। विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया 6 फरवरी 2024 को। प्रावधान उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा, चाहे उसका जाति या धर्म कोई भी हो। विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष एवं स्त्री की आयु 18 वर्ष होना जरूरी। धार्मिक विधि से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों का घोषणा करना आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चा घोषित माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होता है यह। संबंधित अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44। उद्देश्य क्या है? ऐसा कानून बनाना जो शादी, तलाक, भूमि, संपत्ति, विरासत और गोद लेने से जुड़े विषयों एवं सभी धर्मों पर लागू हों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: गोवा समान नागरिक संहिता पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित है, परंतु गोवा विधानसभा ने कोई कानून पारित नहीं किया है। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने APAAR ID कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? अब तो ये किया है आपको शिक्षा मंत्री ने APAR कार्ड लॉन्च किया था फरवरी 2024 में। लॉन्च करता हो गया शिक्षा मंत्रालय। APAR का हो गया ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक छात्र ID बनाना। इसका उद्देश्य हो गया आपको एक राष्ट्र एक छात्र ID बनाना है। लॉन्च का माध्यम हो गया कॉमन सर्विस SC के माध्यम से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: छात्र ABC gov.in पर पंजीकरण करके अपनी APAR ID प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को ABC ID प्रदान करनी होगी। छात्रों को एक अस्थायी APAR ID दी जाएगी जो उनके आधार और डिजी लॉकर से जुड़ी होगी। नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2024 में यूनेस्को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2024-25 में शामिल करने के लिए भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत कितने किलो को नामांकित किया है? ये आपको हो गया सी 12। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए भारत ने 12 किलो को नामांकित किया है, जिसमें से सांस्कृतिक स्थल श्रेणी के तहत 12 किले, जैसे 12 किले हो गया। महाराष्ट्र में साल्हेर, शिवनेटी, लोहगढ़, खोडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग एवं तमिलनाडु में जिंजी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 जिलों में से 8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित हैं और 4 पुरातत्व और संग्रहालय निर्देशक महाराष्ट्र द्वारा संरक्षित है। खांडेरी का किला सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग द्वीप किले हैं। 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित ये किले मराठा शासकों की किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी आपको 22 जनवरी 1924 में। 22 जनवरी 1924 को हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा की तिथि हो गई 22 जनवरी 1924 को होगी। प्राण प्रतिष्ठाकर्ता हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल क्षेत्र हो गया 67.7 एकड़ में। मंदिर क्षेत्र हो गया 2.77 एकड़ में। मंदिर का आकार हो गया 108 मीटर इंटू 75 मीटर इंटू 49 मीटर। मंदिर शिखर की कुल ऊंचाई हो गया कितना? तो ये हो गया 161 फीट का हो गया। मंदिर में कुल तल्लों की संख्या हो गई 3 हो गई। मंदिर के प्रधान वास्तुकार हो गए चंद्रकांत सोमपुरा। निर्माण सामग्री में प्रयुक्त किया गया प्रमुख पत्थर बंसी पहाड़पुर, जो कि भरतपुर। गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान से आया था। रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो यह हो गया 51 इंच से लेकर 4.24 फीट तक। रामलला की कमल के फूल के आसन के साथ ऊंचाई। रामलला की कमल के फूल के
आसन के साथ ऊंचाई 8 फीट। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कृष्णशिला है। कृष्णशिला की प्राप्ति का स्थान हो गया उडुपी कर्नाटक में। रामलला की मूर्ति का स्वरूप बाल्य स्वरूप जो कि 5 वर्ष का है और वो खड़ा मूर्ति है। पुरानी मूर्ति, इसको देश भर में सिद्ध मंदिर में ले जाया जाएगा। फिर इसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नई मूर्ति का नाम अचल प्रस्तावित। पुरानी मूर्ति का नाम हो गया उत्सव मूर्ति या प्रस्तावित। रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति के मूर्तिकार कौन हो गए? तो हो गया अरुण योगीराज। अन्य दो रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार हो गए कौन हो गए? बेंगलुरु के हो गए सत्यनारायण पांडे और राजस्थान के। अन्य दो मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्सों में मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी लॉरेंस एंड डुबो मंदिर निर्माण की शैली नागर राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन राम जन्मभूमि तीर्थ। अभिषेक समारोह का संचालन वाराणसी के पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में। रामलला की मूर्ति का डिजाइन और विवरण हो गया। भगवान गरुड़ की मूर्ति को बाएं पैर के पास क्या बोलते हैं? भगवान गरुड़ की मूर्ति को बाएं पैर के पास और भगवान हनुमान की मूर्ति को दाहिने पैर के पास उनका उकेरा गया है। मूर्ति के ऊपरी भाग में धार्मिक प्रतीक मूर्ति के ऊपरी भाग में धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान को उत्कीर्ण किया गया है। मूर्ति भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार हो गए। मत्स्य हो गया मछली का। कुर्म हो गया कछुआ का। बड़ा हो गया आपको सुअर का। बड़ा हो गया सुअर का। नरसिंघा मानव शेर का। बामन बौना हो गया। राम राजू कुमार हो गया। बुद्ध प्रबुद्ध मिला है। नरसिम्हा हो गया मानव शेर। परशुराम योद्धा। कृष्ण हो गया चरवाहा। कलिंग हो गया भविष्य का अवतार को प्रदर्शित करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो गया 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर परिसर में जटायु की एक मूर्ति का अनावरण किया।
राम मंदिर के अलावा सूर्यदेव देवी, भगवती, गणेश भगवान शिव का, अन्नपूर्णा और हनुमान के कुल 6 मंदिर होंगे। मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।